हेलो एवरीवन, आज की कहानी है माँ का हुनर। शाम के 5 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश मौसम को सुहाना कर रही थी। परमिला जी अपने बेटे के लिए, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, अदरक इलायची वाली चाय और कुछ नाश्ता लेकर गई। तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके बेटे के तन बदन में आग लग गई और गुस्सा होते हुए बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए। अरे ऑफिस से आने के बाद तो पल दो पल चैन के बिताने दीजिए। और यह क्या, आज भी लगता है ढंग से नहाए ही नहीं हो। कितनी बार कहा है रगड़ के नहाया करो। जब जब इस कमरे में आती हो एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हो। हर बार कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़कना पड़ता है। एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रहती हो आप? क्यों भूल जाती हो यह आपका गांव नहीं, जो अब मन किया मुंह उठाकर किसी के कमरे में चले आए। अरे बहू बेटे के कमरा है, कुछ तो शर्म क्या करो। नम आंखों से परमिला जी बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, चाय रख दीजिए और जल्दी से मेरे कमरे से बाहर जाइए। बेटे की बात सुनकर परमिला जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने में बेटा फिर से बोला, अब क्या खड़े खड़े मुझे घूरती क्यों जा रही हो? अब क्या बहू बेटे के कमरे में बसने का इरादा है? जाइए यहाँ से। तभी परमिला जी की बहू संगीता कमरे में प्रवेश करती है। कैसा रहा तुम्हारा पूरा दिन ऑफिस में? संगीता गले में हाथ डालते हुए बोली आज तो दिन भर अपनी सहेलियों के संग किटी पार्टी में डांस करते हुए मेरा पूरा बदन ही टूट रहा है। मुझसे तो अब घर का कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने ही दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच गई थी। तभी संगीता ने कहा, यह बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं माय डियर वाइफ, माँ चाय देने आई थी। माँ आप देख नहीं रही हो आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से? जाकर इसके लिए गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय लेकर आओ और थोड़ी देर बाद अपनी बहू का सर दबा दीजिए। तभी अचानक से गाल पे पड़े चाटा की आवाज से दोनों बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? इतने में एक और जोरदार तमाचा सौरभ के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ तुम लोगों का, शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेते। संगीता ने कहा, मम्मी जी अपनी हद में रहिए। आज तो जैसे निर्मला जी के ऊपर भूत सवार हो गया था। उन्होंने एक और जोरदार तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। अच्छे से जानती हूँ बहू, तुम्हें निहायत ही बदतमीज और बदचलन औरत हो। तो 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति ही भूल गई हो। अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी, समझी तुम भूल रही हो बहू, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हारी सास हूँ। और बेटा तुम, वो तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी माँ की दर्द रत्ती भर एहसास नहीं होता? तुमने क्या कहा था आज? माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में खुद से तुम्हें कभी दूर नहीं किया। जब तुम्हें आए दिन बुखार, टाइफाइड, दस्त, उल्टी, चिकनगुनिया और ना जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी, मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ गंवार ही ठीक है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलते। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर इस काबिल बनाया था कि बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार कर दो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुम्हें अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बेटे बहू माँ का यह रूप देखकर सन खड़े रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। इतना कहकर निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। भरी जवानी में निर्मला जी विधवा हो गई थी। अकेले उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, फिर शादी की। सोचा था कि बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनका अकेलापन और दर्द वो सहती आ रही है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था।
धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करना शुरू कर दिया था। संगीता के गाल पर जो तमाचा निर्मला जी ने लगाया था, उसके कारण वो अपनी सास को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। 2 महीने पहले की ही बात है। निर्मला जी की बहू का जन्मदिन था और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। निर्मला जी अपनी खटिया पर लेटी हुई थी कि तभी दरवाजे पर एक जोरदार झटका सा लगा और दरवाजा खुल जाता है तो 2 आदमी निर्मला जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे रख देते हैं। निर्मला जी हड़बड़ाकर उठ बैठती और उनसे पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? तो उन दोनों आदमियों ने कहा, माता जी, हमें इस कमरे की ट्यूबलाइट खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है। पर किसने भेजा है तुम्हें? तो उस आदमी ने कहा, माता जी, आपकी बहू ने। उनकी बहू संगीता भी उसी समय कमरे में आ पहुंची और कहती है, अरे जल्दी जल्दी खोलो ट्यूबलाइट, बाहर बरामदे में लगानी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। निर्मला जी अपनी बहू से कहा, बहू, यह लाइट खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? फिर यहाँ बिना लाइट के मैं कैसे रहूंगी? अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कम से कम कमरे में एक लाइट तो रहने दो। पहले ही मेरा बिस्तर छीनकर खटिया लगवा दी, जिससे मेरी गर्दन का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर तुमने इतनी गर्मी में पंखा भी निकलवा लिया और अब ऊपर से यह लाइट भी नहीं रहेगी तो मैं कैसे अंधेरे में सो पाऊंगी? संगीता अपने दांत पीसते हुए बोली, मम्मी जी, आपको यह छत और 3 पहर का खाना बैठे बिठाए मिलता है, इसके लिए मेरा शुक्रिया मानिए। बिस्तर, लाइट और पंखा चाहिए महारानी को, पता भी है कितना बिल आता है? आपको क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम ही क्या करती हो आप? निर्मला जी बेचारी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई और फिर से जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीने पोंछने लगती हैं। घर में पार्टी थी। निर्मला जी की बहू संगीता का जन्मदिन था, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के हर कोने में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा था, वहीं निर्मला जी के कमरे में एक छोटी सी लाइट भी हटा दी गई, जहां पूरे घर में रोशनी ही रोशनी थी। दूसरी तरफ निर्मला जी के कमरे में एकदम अंधेरा। संगीता और सौरभ भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई संगीता से कहता है, मैडम जी, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है, वो अभी आता ही होगा, परंतु बहुत सुस्त है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ, नहीं तो पार्टी शुरू होने तक बहुत लेट हो जाएगा। पर मैडम जी, मुझे एक और सहायिका की जरूरत पड़ेगी। इतने में संगीता ने कहा, अच्छा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? तो उस हलवाई ने कहा, मैडम जी, सब्जी काटने, जूठे बर्तन धोने, बादाम का हलवा बनवाने तथा साथ साथ पूड़ियाँ बेलने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत होगी। संगीता ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो ये सारा काम अकेले ही कर देगी। संगीता ने यह कहकर थोड़ी ही देर में निर्मला जी को रसोई घर में लेकर आई और हलवाई से कहा, यह लो, यह रही तुम्हारी सहायक, ये तुम्हारे संग सारे काम कर देगी। हलवाई ने बड़े आश्चर्य से निर्मला जी को देखते हुए कहा, पर ये तो काफी बुजुर्ग है, ये कहाँ इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आए आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेंगे? इतने बड़े बड़े पतीले ये कैसे धो पाएंगे? कप कपाते हाथों से ये सब्जी कैसे काटेंगे? इतने में संगीता ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम करने दो। यह कहकर संगीता वहां से चली गई। इधर हलवाई ने निर्मला जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर ये सारी गाजर काट दो, वहाँ सब्जियों का ढेर पड़े हैं। फिर हलवाई ने निर्मला जी से पूछा, काट लोगी ना अम्मा इतनी सारी सब्जियाँ? अच्छा बताओ अम्मा, घर में और कोई नहीं है क्या तुम्हारे, जो तुम इस उम्र में भी काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। अरे यह उम्र तो तुम्हारे आराम करने की है। लगता है अम्मा कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। मजबूरी इंसान से न जाने क्या क्या करा देती है। तभी निर्मला जी ने कहा, क्या करूं बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी, वह मेरी बहू है। निर्मला जी के इतना कहते ही उस हलवाई ने कहा, क्या वो आपकी बहू है? मतलब
तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरानी का काम कर रही हो। पर क्यों अम्मा? बेटा कहाँ की मालकिन? मैं एक बुढ़िया हूँ जिस पर बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं बेटा। माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, पर कोई नहीं जान सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर आके पड़ेगी। हलवाई निर्मला जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी निर्मला जी ने कहा, चलो बेटा, अब मुझे यह बताओ क्या करना है। बूढ़ी हड्डियां है, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगी। उस पर अगर हम बात करने लगेंगे तो देर हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ी सी तो फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी संगीता रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुझे बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमान को कह दिया है कि मेरी सास हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गई है, इसलिए गलती से भी अपना ये मनहूस चेहरा मत दिखाना, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर गलती से भी गलती हो गई तो आज तुझे इसी रसोई में काट कर और पकाकर सारे मेहमानों को सर्व कर दूंगी। अब क्या था, इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और इधर खाना बनकर तैयार हो गया था। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे निर्मला जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता कर आता, पर निर्मला जी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई आकर निर्मला जी से कहता है, अम्मा बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़े आराम कर लेना। निर्मला जी को बहुत तेज भूख लग रही थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी। निर्मला जी को खाते हुए देख लिया तो बहू उनका खाना पीना सब बंद कर देगी और हलवाई के कहने पर वह बाहर जाकर आराम करे, यह भी कैसे हो सकता था। एक तो रसोई में पसीने से तरपतर थी, ऊपर से उनके कमरे की लाइट पंखे भी हटा दिए गए थे। अब सारे मेहमान चले गए और संगीता रसोई में आई तो उसने हलवाई को पैसे दिए तो उस हलवाई ने कहा, मैडम जी बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे साथ में आए एक सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा। मैं किसी और को क्यों कुछ दूंगी, बर्तन धोने वाली यहाँ है मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और तुम अपने सहायक से कहना जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। उस हलवाई ने कहा, पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएंगी, इनसे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। यहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं आपने, तो थोड़े से पैसे और खर्च कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। इतने में संगीता भड़कती हुई कहती है, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, अब तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें मिल गए हैं, अब अपना रास्ता नापो, और तुम्हें इस बुढ़िया पर ज्यादा दया आ रही है तो इसको अपने साथ ले जाओ। संगीता के गुस्से से घबराकर हलवाई ने अपना सहायक को जल्दी से खाना समेटने के लिए कहा। इतना कहकर हलवाई निर्मला जी को एक दया की दृष्टि से देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही संगीता निर्मला जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वह सारे बर्तन तुझे ही धोने हैं, क्योंकि थोड़ी देर में इसे लेने वाला आ रहा है और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। निर्मला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मुझे खा लेने दो, फिर सारे बर्तन मैं धो लूंगी। यह सुनते ही संगीता गुस्से भरे स्वर में बोली, सारा काम पहले खत्म करो फिर खाना खा लेना। मुझे पता है अगर पहले ही तुझे खाना मिल जाएगा तो तू सुस्ता सुस्ता कर काम करेगी, इसलिए पहले काम खत्म करो। निर्मला जी अपने आंसू रोक नहीं पाए। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, पर अंत में उन्हें मिला क्या, पूरा काम करने के बाद भी थोड़ा सा दाल और चावल। मैं सोचने लगी कि आखिर क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन देखना पड़ रहा था। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए पर मिला क्या, दाल और चावल। अब उसको ही खाकर भूख को मिटाना पड़ेगा। निर्मला जी यह सोचते हुए झूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वो एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठाई, खीर, पूरी और एक पनीर का चीला चटनी के साथ रखा था। निर्मला जी समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए खीर, पूरी और पनीर का चीला चटनी छोड़ गया।
वह हलवाई को दुआ देने लगे और जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। निर्मला जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी। तभी उनका बेटा सौरभ वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ, इतना खाती हो, वह सब कहाँ चला जाता है। सुनकर निर्मला जी कहती है, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान। तभी सौरभ गुस्से भरे लहजे में बोलता है, इतनी ही तकलीफ है तो कहीं चले क्यों नहीं जाती हो, मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो। अरे तुम्हारे खर्चे उठाते उठाते तो मैं ही ऊपर चला जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से तीर के समान चुभने वाली बातें सुनकर निर्मला जी से कुछ बोला नहीं गया और सौरभ की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। खैर, इन सब बातों को बीते अभी 4-5 दिन ही हुए थे। निर्मला जी को इन सब चीजों की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन वह घर के आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी वहां पर हलवाई आ जाता है। उसे देख संगीता, जो वही आंगन में बैठी अपने चाय पकौड़ों का आनंद ले रही थी, उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई ने कहा, मैडम जी, वह उस दिन मेरी एक पूरी बनाने की बेलनी यही छूट गई थी, शायद तो वही लेने आया हूँ। संगीता ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में देख लो। और हाँ, ये बुढ़िया, तू भी जा इसके साथ अंदर, देखना कहीं ये कोई हमारा कीमती सामान अपने साथ ना ले जाए। निर्मला जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस बेलनी के बहाने आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान रह गया। इस उम्र में भी सब्जियां इतनी अच्छी बना लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से सारे काम करती हो, और तुम्हारे बादाम का हलवा का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ एक बड़े सेठ जी हैं, उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है। वैसे ही हलवा अगर तुम उस दिन बना दिया तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। हलवाई की बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, पर मैं यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ, तो वहाँ कैसे जाऊंगी, और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे काम का पता चला तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को करवा कर ही पीस डालेंगे। ना बाबा ना, अब तो तुम रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए शुक्रिया। मुझे अपना हुनर कहीं नहीं दिखाना। निर्मला जी की बात सुनकर हलवाई ने कहा, तुम यहाँ से कोई भी बहाना बनाकर निकल आओ अम्मा। तुम अपने बेटे और बहू की गुलामी क्यों सहती हो? अब तुम्हारे पास अच्छी खासी कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। जरा सोचो। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, अगर करने का मन करे तो बस इस नंबर को मिला देना। एक बात याद रखना अम्मा, ये कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। यह कहकर हलवाई वहाँ से चला गया। निर्मला जी को तो हर रोज रात की बासी और ठंडा खाना ही मिलता था, पर आज जैसे उन्होंने अपनी बहू से कहा, मुझे भी गर्म खाना खाने का हक है, तभी संगीता ने कहा कि बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिलता, खुद बनाओ और खाओ। संगीता के ऐसे कहने पर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और वह खाना बनाकर रख देती है और मंदिर जाने के बहाने बनाकर उस हलवाई को फोन करके उससे काम के लिए हाँ कर देती है। अब जब भी हलवाई कहता वह वही चली जाया करती थी हलवा बनाने के लिए। उस सेठ के यहाँ हलवा बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें कईयों ने अपने घर हलवा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह ज्यादातर मंदिरों के बहाने से घर से निकलने लगे, पर इस पर संगीता को शक भी हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहाँ भी जाना है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बुढ़िया को वो अपने घर का पुराना सामान समझकर इस्तेमाल कर रही है, वो इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और निर्मला जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन सौरभ घर आकर संगीता से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? संगीता ने पूछा। एक किराए का घर देख रखा है मैंने, इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ देंगे और हम एक साथ उसी किराए के घर में रहेंगे। इस तरह हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया को बोझ कौन उठाएगा? सौरभ ने यह सारी बातें अपनी पत्नी से कही,
फिर एक दिन सुबह निर्मला जी से बोला, चलो माँ, तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। अब यह घर मैंने किसी को बेच दिया है, इसलिए हम किराए के घर में रहने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारा बोझ मैं अब नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। मनहूस हो तो हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। अपने बेटी की यह बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए निर्मला जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 10 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएंगी तो मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। निर्मला जी अब जैसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने के लिए जाती थी, जहाँ से अच्छी खासे पैसे भी मिलने लगे थे। तो करीब ऐसे ही 10 दिन निकल गए। जी के पास खर्च के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज्यादा मिलने लगे। निर्मला जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती थी, ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती है। वह भी कुछ नहीं पूछते थे। वह सोचते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूट रहा है इस बुढ़िया का। एक दिन निर्मला जी को उस हलवाई ने बताया, अम्मा, दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सुनते ही निर्मला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने दिल्ली जाने की सारी तैयारी करवा ली थी। जाने की तारीख आई तो निर्मला जी रोज की तरह भीख मांगने के लिए झोली और हाथ में डंडा लेकर और उस झोली में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई और उस हलवाई के साथ ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। निर्मला जी ने भी अपने फेमस बादाम का हलवा तथा देसी आइटम बनाने लगी। कुछ समय बाद लगभग सारा खाना तैयार होने को आया तो उन्होंने एक परात में गोबर के बने हुए उपले जलाकर बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू की लिट्टियां बनाना शुरू कर दी। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया। तो पहले निर्मला जी के खाने की तरफ किसी ने झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों की सारी भीड़ निर्मला जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों की उनके बादाम का हलवा और सत्तू की आग पर सेकी हुई लिट्टियां हरी चटनी और बैगन के भरते के साथ इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर निर्मला जी की आंखें भर आई। इस स्टेज पर उन्हें 1 करोड़ की धनराशि भी दी गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज निर्मला जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहाँ रहने की भी सुविधाएं दी गई। निर्मला जी ने ठान लिया कि अब वो यही रहकर अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि घर वापस गई तो बहू बेटे उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। ऐसे ही दिनों दिन निर्मला जी के नाम अखबार और टीवी में चर्चित होने लगे थे। पूरे दिल्ली में उनके बादाम के हलवा मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। निर्मला जी पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। रविवार का दिन था। निर्मला जी के बहू और बेटे घर पर ही थे और उनकी बहू टीवी पर सीरियल देख रही थी। गलती से उसने कोई बटन दबा दिया और चैनल बदल गया जिस पर निर्मला जी का इंटरव्यू चल रहा था। तभी संगीता चिल्लाते हुए बोली, बेबी देखो, तुम्हारी माँ टीवी पर आ रही है। सौरभ ने सोचा मुझे परेशान करने के लिए मजाक कर रही होगी, लेकिन जब संगीता लगातार सौरभ को आवाज लगा रही थी तो सौरभ अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। निर्मला जी को टीवी पर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सर चकरा गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ देश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मरमरा गई होगी। दोनों के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहीं से जुगाड़ करके अपनी माँ का फोन नंबर निकलवा लिया और उन्हें फोन किया। उन दोनों ने अपनी माँ से माफी मांगी और घर आने को कहा, लेकिन निर्मला जी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वे गिड़गिड़ाते हुए बोलते रहे, मगरमच्छ की तरह नकली आंसू भी बहा रहे थे कि माँ पिघल जाएगी, लेकिन निर्मला जी ने उन्हें माफ नहीं किया और कहा, मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मैं तो यहाँ दिल्ली में रहती हूँ।
मैं किसी को नहीं जानती। दोनों गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन निर्मला जी नहीं मानी। इस तरह सौरभ और संगीता जैसे औलादों को माने नहीं, वक्त ने जवाब दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।